जुड़े हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ स्टेट से हमारे साथ अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स से भी लोग जुड़ गए हैं, पत्रिका से भी लोग हैं। तो आज की कार्यशाला जो है, अभी वैसे दिन है WCD जिसको हम वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे कहते हैं, उसको आने में अभी समय है, लेकिन उस दिन बहुत सारे अन्य कार्यक्रम होंगे। तो हम चाहते हैं कि आज से लेके और उसके बाद तक माहौल बना रहे, इसलिए आप सबसे मुखातिब होके क्यों ये दिन जरूरी है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं AMD सर हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से, डॉक्टर हीरालाल, अल्पना शर्मा जी हैं GM फैमिली प्लानिंग, डॉक्टर रवि आनंद हैं जो कि प्रदेश में जो अंतरा केयर लाइन चल रही है और उसको देखती हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ नेशनल लेवल से PFI की हैं पूनम मुत्रेजा जी, वो भी जुड़ेंगी। अभी वो किसी और एक कार्यक्रम में है, धीरे करेंगी। हमारे साथ शालिनी आई हैं UP TSU से। तो मेरे ख्याल से सर थोड़ा सा बिजी हैं। मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजें पड़ी थी, लेकिन जैसे ही अनलॉकडाउन, हमारे साथ हमारी अखिला जी भी हैं दिल्ली से, सीफार की जी हैं, वो भी जुड़ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे अनलॉकडाउन शुरू हुआ, धीरे धीरे सर्विसेज को हम लोगों ने फिर से चालू करने की कोशिश की, और सभी लोग, और इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा साथ रहा है, जितने भी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक सूचना लोगों तक अखबार के माध्यम से नहीं पहुंचती है, तब तक बदकही होती रहती है और लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब आपके द्वारा जो भी जियो या जो भी सरकार के निर्देश हैं वो आपके द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, हाँ ठीक है, अब फला फला जगह अगर ये बताया गया है तो हमें शायद ये सुविधा यहाँ पे मिल पाएगी, और लोगों ने धीरे 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 जाना शुरू किया। ये फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के साथ भी और बाकी सर्विसेज के साथ भी है। तो मैं हीरालाल जी सर निवेदन करूंगी, सर कार्यशाला को अपने आशीर्वचनों से शुरू करिए। हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं अभी। सर आप अनम्यूट कर दीजिए अपने को। हाँ, एक चीज ये बताइए, कितने लोगों को जुड़ना था और कितने लोग जुड़ गए, ये बताओ। सर जुड़ना तो लगभग 100 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, 30 लोग जुड़ गए हैं, लेकिन तुरंत जुड़ते चले जा रहे हैं, तो सबका समय का ख्याल रखते हुए मेरे ख्याल से हमें शुरू कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये 100 लोगों में किसको किसको आपने बुलाया है, कौन कौन से लोग हैं? सर हमारे जो पत्रकार मतलब पैनलिस्ट में हम लोग जो हैं वो हैं, उसके अलावा हमारे जितने भी अखबार वाले हैं, स्टेट लेवल के भी सारे, डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट को हम लोगों ने जोड़ा है। अच्छा, तो मतलब आपकी इजाजत है, आपकी राय है कि हम लोग इसको शुरू कर दें, यही तो मतलब हुआ? हाँ सर, क्योंकि टाइम हो रहा है, सबका समय ना इस समय बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है, और ये वेबिनार वर्ल्ड कंट्रासेप्टिव डे जो कि 26 को है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग एक प्रिपरेटरी तैयारी, सेंसिटाइजेशन, जो भी आप कह लीजिए, उस लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर हम कोई काम करते हैं तो हम क्यों करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। तो ये जो हम कंट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक जितने भी उपाय हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे कि जो गर्भ निरोधक चीजें हैं या उपाय हैं, लोग उसका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और उस इस्तेमाल के पीछे जो उद्देश्य हो उसकी पूर्ति हो। तो मुझे जो टेक्निकल हमारे अधिकारी गण ने बताया है कि परिवार को खुशहाल बनाना इसका एक लक्ष्य है, परिवार को उसके संसाधन के मुताबिक सीमित होना, उसकी संख्या सीमित होना चाहिए, ये दूसरी बात बताई गई। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, जिसकी की जानकारी आम लोगों को, आम जन को नहीं है, जैसा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कल ही मैं अपने गांव बस्ती गया था, तो मैं अपने गांव के बारे में अपने पिताजी से डिस्कशन कर रहा था कि गरीबी क्यों है गांव में, इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए। मैंने उनसे 2 घंटा डिस्कशन किया, तो उसमें लब्बे लुआब बात यही निकल के आई कि लोग
एक थे, उनके 5 पैदा हुए, फिर उनके 5 के 5 पैदा हुए, फिर 5 के 5। इस तरह से एक सीरीज बनती गई, और ये सीरीज इसलिए बनती गई क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि बिना किसी प्लान के वो गरीबी को बढ़ाता है। जानकारी ना होने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोई गरीब नहीं होना चाहता। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये बताई गई कि माँ और बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच 3 साल का गैप हो, जो सामान्यता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि 3 साल के पहले अगर बच्चा दूसरा हुआ तो क्या फर्क बच्चे पे पड़ेगा और क्या फर्क माँ पे पड़ेगा। ठीक है। तो और ये भी बताया गया मुझे कि जो नई दंपत्ति है, जो नया शादी होता है, कुछ तो अज्ञानता में या विभिन्न कारणों से बहुत अर्ली शादी हो जाती है, या जो मेच्योर्ड एज के बाद शादी करते हैं, तो उन्हें भी लगभग मुझे ये बताया गया कि 2 साल तक बच्चा नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा क्यों नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने बताया कि सबसे पहले उन्हें 2 साल में अपने परिवार को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, अपने लिए आर्थिक रूप से खड़े हों, कोई व्यवसाय कर लें, पूरी फैमिली जमा लें, और तब नए परिवार में नए सदस्य का स्वागत करने के लिए जब वो तैयार हो जाएं, तब उन्हें ये काम करना चाहिए, ऐसा बताया। तो मैं अभी तक आपको क्या बोल रहा था, बता रहा था कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों हमें कंट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? 3 साल के पहले आपने बच्चा अगर हुआ तो माँ और जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। खतरा कोई नहीं चाहता, इसलिए गर्भ निरोधक उपाय को यूज करना चाहिए। जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जाएगी तो गरीबी आती जाएगी, तो हमें उस गरीबी को रोकना है, इसलिए इसको उपाय को लेना चाहिए। परिवार नियोजित होने का मतलब है खुशहाली लाना, परिवार में खुशहाली लाना। अगर परिवार खुश होगा तो समाज खुश होगा, प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। तो ये जो आपका प्लान है, ये जो 26 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसका बहुत महत्व है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा अपना अनुभव है, ये इसका महत्व जहां और जिसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है। हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं या मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमें पिक्चर भी बनाना है, दिखाना है, अभी हम लोग ट्रेलर में फंसे हुए हैं। तो मोटी मोटी ये बात तो है, हम ये क्यों मना रहे हैं, क्यों जागरूक कर रहे हैं, और जिलों में इसको क्यों ऑप्ट करना चाहिए। आप लोगों के इस बैठक से कोई जागरूक हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कर मैंने जब अपने पिताजी से अपने गांव के वृद्धि और समृद्धि के बारे में मैं 2 घंटा डिस्कस किया। मैं कल अपने गांव गया था तो मेरी आंखें खुल गई कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए जानकारी के ना अभाव में। तो मुझे ये रंजना और अल्पना दोनों की याद आई कि ये लोगों को अब ज्यादा काम करना चाहिए। रंजना और अल्पना को, इनको अपनी मेहनत दोगुनी कर देनी चाहिए अगर ये चाहती हैं कि इनके समाज और इनके घरों में, इनके देश में, प्रदेश में खुशहाली आए। तो मैंने कल प्रैक्टिकल भी इसको समझने की कोशिश करी अपने गांव में जब मैं गया था। कोविड-19 इसके परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व, अभी तक तो मैं जनरल बातें कर रहा था कि क्यों करना चाहिए। अब सेकंड बात यह है, ये कोविड एक नई बीमारी आ गई है, ये इंटरनेशनल बीमारी है और इसका इंटरनेशनल दवा है। और इंटरनेशनल दवा में कोई खाना पीना कुछ नहीं है। क्या? मास्किंग करो, हाथ हो तो धो लो और डिस्टेंसिंग करो, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। वो दवाई टेबलेट इंजेक्शन अभी नहीं बना है, हम लोग बनाने में सब लोग लगे हुए हैं, अभी टाइम लगेगा जैसा न्यूज आ रही है। लेकिन हुआ क्या, लोग बता रहे हैं लोग बेरोजगार, सबके नौकरी वोकरी डाउन हो गई है, सब लोग जान गए हो, सभी हम जानते हैं। तो सब लोग आ गए हैं अपने अपने घरों पे। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है, और जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो आदमी उसको सस्टेन नहीं करता है, अबॉर्ट कराता है।
और जब एबॉर्ट कराता है तो एबॉर्शन सिस्टमेटिक नहीं हो रहा, क्योंकि मेडिकल सेवाएं भी बाधित हुई हैं ड्यू टू कोरोना। तो उससे क्या हो रहा है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है और अनसेफ उसका टर्मिनेशन हो रहा है, उससे माँ को, उसके माँ के जीवन को खतरा है, उस औरत को खतरा है। और मुझे तो आज ही मैं भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के इस भाषण देने के लिए, मैं समझ रहा था, लोगों ने बताया कुछ में केस में तो ऐसा हो सकता कि वो लेडी आगे कंसीव ही नहीं करेगी, मतलब माँ नहीं बन पाएगी, इतना खतरा है। तो इसकी आपके विभाग का महत्व बढ़ गई है कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों को खुल के बात करें और लोगों को समझाएं कि ये जो 26 तारीख का हमारा दिवस है इसका क्या महत्व है। इससे ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है। तो हमें जो हमारे जितने भी गर्भ निरोधक, मैं उसके टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं और ना मैं उसके उपाय में जा रहा हूं कि कापर्टी है, इंजेक्शन आया है, गोली आई है, मैं उसके बिल्कुल डिटेल में, टेक्निकल डिटेल में आई एम नॉट गोइंग एट ऑल। अभी हमारे लोग बताएंगे जो टेक्निकल लोग, मैं उसको एक संक्षिप्त में कह रहा हूं। इसके जो भी विभिन्न प्रकार के उपलब्ध उपाय हैं, चाहे वो गोली के रूप में है, चाहे कॉपर्टी के रूप में है, चाहे एक इंजेक्शन के रूप में आया है, काफी कामयाब है, उन सब उपायों का इस्तेमाल हम सभी को अपने समाज, अपने जीवन, अपने परिवार की खुशहाली के लिए करना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को आपस में स्टेक होल्डर को खुल के बात करना चाहिए। देखिए सामाजिकता है ये, चूंकि ऐसा विषय है आदमी खुल के बात नहीं करता, तो इसमें लेकिन जिससे खुलना चाहिए उससे तो खुलो। किससे खुलना है? आशा से खुलना है, एएनएम से खुलना है, या इससे जुड़े जो लोग हैं उनसे खुलना है। अब उनका ये प्रोटोकॉल है कि वो जाकर के हल्ला नहीं करेंगे कहीं गांव में या कहीं कि भाई हमें ये सूचना मिली है और थाली और बजाना शुरू कर दें। क्यों? उनके ये प्रोटोकॉल में है, ये सब गोपनीय चीजें होती हैं, उसकी गोपनीयता वो बनाए रखेंगे, जिससे जो इज्जत वगैरह पे जो आक्षेप या कुछ गलत र्यूमर मॉन्गरिंग ये सब होता है ना हो। हमारे मेडिकल विभाग के लोग या इससे जुड़े जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनका ये प्रोटोकॉल है कि इसकी जो गोपनीयता है, जो इसकी सूचिता है, जो इसका प्रोटोकॉल है, उसको बनाए रखें। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि हम लोग इसको खूब प्रचार और प्रसार करें और इसके लाभ को पहुंचाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम देश की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। अनवांटेड बच्चा, अनियोजित परिवार देश की खुशहाली को कम करता है, देश के विकास को कम करता है। और देश की खुशहाली और विकास अगर कम होगी तो ये हमारे किसी के लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो हम सबकी ये नैतिक हर तरह की जिम्मेदारी है कि परिवार नियोजन के सभी उपायों को अपनाएं, बच्चों के बीच दूरी बनाएं, अनवांटेड प्रेगनेंसी के जोखिम को घटाएं और खुद खुशहाल हों और सारे स्टेक होल्डर को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। अल्पना तुम आज बहुत हंस रही हो। रंजना आगे कंटिन्यू करो। रंजना कंटिन्यू करो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने हमारा जो भी कॉज है जिसके लिए हम लोग सब जुड़े हैं उसको बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हमें अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जो है, अनचाहा जो गर्भ है उस पर अभी बोलने के पहले मैंने फोन से किसी से सब समझा है, ये क्यों है, कैसे है, ये कैसे ठीक होगा। कल मैं अपने पिताजी से सीख के आया, मैं रोज सीखता हूँ, मैं गांव जाता हूँ तो वहां भी सीख के आया कि गांव की गरीबी कैसे दूर हो। मैंने अपने पिताजी से कल पूछा ये अपने गांव में लोग गरीब क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि गांव में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण परिवार का बढ़ना है। और तुम्हारा ये वाला भाषण मुझे याद ही था कि कल भाषण देना है, तो मैंने तुम्हारे इस भाषण के परिप्रेक्ष्य में भी डायग्नोसिस करी, तभी मैं आज इतना तरीके से बोल पाया। धन्यवाद। वही मैं कह रही थी सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया जिस कारण से हम लोग जुड़े हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी समझा है तो वो भी हमारे बीच में ही है, मैं क्योंकि हमारी आपस में भी बात हो रही थी। इसके बाद में निवेदन
जी से, हमारे जीएम फैमिली प्लानिंग जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कार्यक्रम को जो देख रही हैं और समय समय पे हम लोगों को गाइड करती रहती हैं। मैम मैं चाहूंगी कि आप WCD पे जिस तरह से प्रोग्राम चैलेंजेस के दौरान गुजर रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना शर्मा, जीएम फैमिली प्लानिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 महामारी से हमारा पूरा देश गुजर रहा है, तो वो हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन उसके साथ ही फैमिली प्लानिंग भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी हमारे देश को ज़रूरत है। इसी के उपलक्ष्य में अभी हम लोगों ने जुलाई में WPD विश्व जनसंख्या पखवाड़ा मनाया था। उस वक्त भी हम आप लोगों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस कोविड की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोगों को थोड़ा ध्यान जो है फैमिली प्लानिंग पर भी देना है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही पर्सनल है। इसके लिए सबसे पहले जनसंख्या पब्लिक में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो हम सबको मिलके करनी है। इसके रिलेटेड जो बात होती है कि वो कौन बता रहा है और किस प्लेटफॉर्म से वो जा रही है, उसका पब्लिक पे, जनरल पब्लिक पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस क्रम में हम अपने मीडिया बंधु का इसीलिए सपोर्ट चाहते हैं कि हम लोग जब बताते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक टेक्निकल पार्ट ज़्यादा बताते हैं। हमारे काउंसलर्स उनकी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेंस रेट है वो जो बाहर से मीडिया के थ्रू हमारे पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइजमेंट, जब उससे उनको लगता है कि वो खुद के लिए जरूरी है, जब समझते हैं तभी वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए आपका PPT लगा दें। हाँ हाँ बिल्कुल। अखिलेश मेरे को परमिशन दीजिए। मैम आप कंटिन्यू रखिए, मैं लगा रही हूँ। अच्छा, तो ये तो बात हुई कि फैमिली प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी आंकड़ों के हिसाब से हम PPT के द्वारा आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप जैसा कि आप सभी जानते हैं अब ये कि परिवार नियोजन जो है इस महामारी के दौरान भी हम लोगों को बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन जो है करीब 23,62,62,341 है। उसमें से क्रूड बर्थ रेट, मतलब जो बच्चे हमारे पैदा होते हैं हर साल, वो 25.6% है। उस हिसाब से जो हमारी टोटल लाइव बर्थ जितने बच्चे पैदा होते हैं वो 59,91,996 है। उसमें से हमारी जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, वो SRS 18 के हिसाब से 197 पर लाख लाइव बर्थ है, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 43 पर 1000 लाइव बर्थ है। तो हम फैमिली प्लानिंग का कोई भी साधन अपनाकर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में कमी ला सकते हैं। हर साल हमारे यहाँ, मैं आपके ध्यान दिलाना चाहूंगी कि टोटल मैटरनल डेथ जो है करीब 11,804 महिलाएं हमारी मातृ मृत्यु दर है, जो कि इतने महिलाएं जो हैं हमारी डिलीवरी के दौरान या उसके पहले या उसके 42 दिन के अंदर में खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जो इन्फेंट है, बच्चों की मृत्यु दर 0 से लेके 1 साल तक, वो 2,57,656 है। तो हम फैमिली प्लानिंग का साधन अपनाकर 32% मैटरनल डेथ को कम कर सकते हैं और 10% जो है इन्फेंट डेथ को अब रोक सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारी फिगर आती है, तो हम 3,777 लोगों को मृत्यु के ग्रास में जाने से बचा सकते हैं। टोटल मैटरनल डेथ जो है हमारी 3,777 हम फैमिली प्लानिंग का साधन अपनाकर कम कर सकते हैं। इसी तरह टोटल इन्फेंट डेथ जो है वो 25,766 बच्चों की जान हम फैमिली प्लानिंग साधन को अपनाकर कम कर सकते हैं। हमारी जो एलिजिबल कपल है जिनको फैमिली प्लानिंग की जरूरत है,
वो 17% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 3.98 करोड़ आती है। उसमें से 18.1% एलिजिबल कपल हमारे ऐसे हैं जिनको कि फैमिली प्लानिंग के साधन की जरूरत है और हम उनकी नीड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब किसी भी कारण से, या तो वो लेना नहीं चाह रहे हैं, या हम उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या वो झिझकते हैं, फैसिलिटी पे नहीं आना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। उसमें से 11.3% एलिजिबल कपल हमारे ऐसे हैं जिनको कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उनको अब बच्चे नहीं चाहिए, लिमिटिंग मेथड उनको जरूरत है कि अब आगे बच्चे नहीं चाहिए। और 6.8% एलिजिबल कपल हमारे करीब 27 लैक्स ऐसे आते हैं जिनको कि दो बच्चों के बीच में स्पेसिंग की जरूरत है, या शादी हो गई है अभी बच्चा नहीं चाहते। तो इतना सारी नीड हमें पूरी करने के लिए फैमिली प्लानिंग पे काम करना बहुत जरूरी है। और ये पब्लिक को अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज होगी तो कमजोर बच्चे पैदा होंगे, माँ भी कमजोर होगी, तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इसी वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट प्लीज। ये तो हमारा वो हो गया। 31% हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें से अबॉर्शन हमारे जो है 31% जो है वो अबॉर्शन होते हैं। उसमें से दोनों तरीके के अबॉर्शन हैं, जो अपने आप हो जाते हैं या जो महिला जो है बच्चा नहीं चाहती है, लेकिन परिवार नियोजन के साधन के अभाव में वो प्रेग्नेंट मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर वो तो फैमिली प्लानिंग इस वजह से भी हमारे लिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उसको कम करने के लिए भी फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है और किस तरीके से हम सबको फैमिली प्लानिंग की सुविधा दे पाए। इधर लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल मई तक जहाँ की लोग बाग लॉकडाउन था, लोग बाग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो हम लोगों ने कोशिश करी कि आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर, लिमिटिंग मेथड तो नहीं हो पाया, जैसे नसबंदी है, हॉस्पिटल में आके ऑपरेशंस तो नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरीके से कंडोम्स हैं, खाया साप्ताहिक गोली है, ओरल पिल्स है, वो घर घर जहाँ जहाँ हमारी आशाएं सर्वे जा रही थी उनको हम लोगों ने पहचाने की कोशिश करी है। और इसलिए हमारा स्पेसिंग मेथड जो है उसकी एक्सेप्टेंस इस साल बढ़ी है। और बाकी जो हमारे लिमिटिंग मेथड है वो कोविड के फियर से लोग बाग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं, और हमारा सारा स्टाफ जो है प्रोवाइडर से लेके डॉक्टर से लेके नीचे तक सभी जो है वो कोविड महामारी की वर्क में लगा हुआ है। फैमिली प्लानिंग को थोड़ा इम्पोर्टेंस कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है। अब ये आंकड़े हमारे 18-19 और 19-20 के हैं। 18-19 के कंपैरिजन में 19-20 में हम लोगों ने हर मेथड में हमारा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन उसके अगेंस्ट इस बार कोविड महामारी के दौरान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये हमारा लॉकडाउन का इफेक्ट है अप्रैल से लेके अगस्त तक। जैसे कि मेल स्टेरिलाइजेशन हमारा 3076 लास्ट टाइम हुआ था, इस बार 164 है। तो मेल पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल भी नगण्य रहा है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, लोग बाग घर से, लेकिन उसके कंपैरिजन में फीमेल हमारे सभी भी मेथड जो है वो निगेटिव ट्रेंड उसमें दिखाई पड़ रहा है। ये कोई भी कारण हो सकता है, लोग बाग हॉस्पिटल आना नहीं चाहते हैं, अपने घर में आशाओं को जो डोर टू डोर है उसमें भी बहुत लोगों को हेजिटेशन होता है, दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो सुविधा लेना तो चाहते हैं, जरूरत है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो हम लोग उनको काउंसिल करके जूम माध्यम से, फिजिकली तो आजकल मीटिंग्स या रिव्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कह रहे हैं। इसमें देखा है कि हमारा जो छाया गोली है उसमें इंक्रीज ट्रेंड देखने को मिला है, वो सबसे ज्यादा हमारा अबाउट 38% उसमें इंक्रीज हुआ है। अंतरा इंजेक्शन हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है, 3 महीने में एक ही इंजेक्शन लगता है,
लेकिन क्योंकि लोग बाग फैसिलिटी पे नहीं आ पा रहे हैं, ये डोर टू डोर पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। लेकिन अब हम लोग इसको HWC तक सभी जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा के उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अंतरा का हमारा अचीवमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। और अब लॉकडाउन का इफेक्ट जैसे जैसे कम हो रहा है, तो हमने फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टेंस जैसा कि अप्रैल और मई में देखने को मिला था, उसके कंपैरिजन में जुलाई अगस्त जब हमारा WPD था तो उसमें थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। इसके लिए हम लोगों को लोगों में जागरूकता फैलानी है कि जैसे हम बाकी सब अपने जरूरी काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, जैसे डिलीवरी के लिए आप सभी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उसके साथ में PPIUCD जो कि डिलीवरी के जस्ट बाद 48 घंटे हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, तो हम PPIUCD को बढ़ा सकते हैं। लिमिटिंग मेथड में अभी भी हमारे कुछ सर्जन्स और पब्लिक जो है वो हेजिटेट कर रही है, जबकि हम लोगों की तरफ से गाइडलाइंस है कि कोविड नॉर्म्स का पूरा पालन करते हुए मैक्सिमम 10 केस एक दिन में और अलग अलग टाइम पे क्लाइंट को बुलाएं, भीड़ ना लगाएं, वो उसको पालन करते हुए जो वॉकिंग पेशेंट हैं जो फैसिलिटी पे आ सकते हैं उनका हम लाइगेशन भी कर रहे हैं। तो ये फीमेल लाइगेशन जो है वो 11,877 है। लेकिन इसी प्रोग्राम को अभी हमारा सब कुछ निगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, लोग बाग इसको सेकेंडरी समझ रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी COVID-19 है, हम उस पर गौर करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी एक जरूरी प्रोग्राम है, क्योंकि इसका इफेक्ट अभी तुरंत नहीं पता लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि यूनिसेफ ने प्रपोज किया है कि आने जाने वाले दिनों में करीब कोविड के इफेक्ट के कारण 2 करोड़ प्रेगनेंसीज हमारी बढ़ जाएंगी, पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी, ऐसा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में निकल के आया है। ये हमारी WPD की क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है, जिसमें कि आप लोग जैसा देख रहे हैं कि लिमिटिंग मेथड में तो हमारे यहाँ डाउनफॉल ज्यादा हुआ है, लेकिन स्पेसिंग मेथड जो है वो काफी बढ़ी है। उसमें से स्पेशली ओरल पिल्स, मेरे ख्याल से इसका रीजन यही है कि ओरल पिल्स लेने में लोग बागों को बाहर नहीं निकलना पड़ा होगा, घर तक पहुंचाई गई है, सेफ है, इसलिए हमारी छाया गोली ज्यादा बढ़ी है। अब हम लोग जैसे कि 26 सितंबर को हमारा वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे है, तो हम चाह रहे हैं कि पूरी फैसिलिटी पे जन जन तक आप लोगों के माध्यम से ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि बाकी चीजों की तरीके से इसको भी हम लोग अपनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जनसंख्या स्थिरता जो हम लोग चाहते हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसका इफेक्ट हमें आने वाले दिनों में, जैसा कि AMD सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि गांव-गांव तक इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और ये तभी पॉसिबल होगा कि जन जन तक हमारी अवेयरनेस पहुंचे, और जन जागरूकता से ही ये संभव हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत निजी मामला है, एक बार हमने कह दिया, जब तक उनका मन नहीं बदलेगा तब तक वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो और ये हमारा टारगेट फ्री अप्रोच है, हम लोग समझा बुझा के ही इसमें अचीवमेंट ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे IC मटेरियल्स हैं जो TSU ने डेवलप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं काउंसलिंग के द्वारा, और ये मीडिया की तरफ से पोस्टर्स के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, और जैसे कि ये वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे जो मना रहे हैं, ये केवल अवेयरनेस के लिए है कि पब्लिक जानती है कि उसे फैमिली प्लानिंग, अब हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि कोई भी अनअवेयर नहीं है, लेकिन थोड़ा हिचक है, उसी को हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाना है, समझाना है। थैंक यू। अल्पना जी थोड़ा सा आगे का। हाँ, फैमिली प्लानिंग का प्रपोज प्लान है COVID-19 को देखते हुए कि हम लोग जैसे हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, जैसे कि अप्रैल मई में हमारे बहुत सारे माइग्रेंट्स इधर से उधर आए थे, अब ये फिर धीरे धीरे काम पे वापस लौट रहे हैं,
तो एक जगह कुछ लेना शुरू हुआ, फिर दूसरे शहर में गए तो वहाँ उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो हमारे यंग कपल्स हैं जो काम के लिए इधर उधर जाते हैं, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। हमारे एडोलेसेंट्स हैं और फैमिली जो हमारी लो इनकम ग्रुप फैमिलीज हैं, उनका नागा करके फैसिलिटी पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक दिन अगर आप वहां बर्बाद होगा हॉस्पिटल जाने में, तो उनके लिए हम लोगों ने कंडोम बॉक्सेस लगवाए हैं जो जगह जगह पे हर फैसिलिटी पे हैं। शाम को, रात को, जब मन चाहे वहां से वो ले सकते हैं। और बिल्डिंग, हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स की बिल्डिंग कैपेसिटी जो है, जैसे कि वो कोई भी अभियान चल रहा है, जैसे हमारा दस्तक अभियान है या कोई भी अभियान चल रहा है, तो उस दौरान भी फैमिली प्लानिंग पे भी वो डोर टू डोर किसी भी कारण से जा रही है। BHND सेशंस हमारे गांव में होते हैं, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग की सुविधाएं दे सकती हैं। और मेन चीज फ्रंटलाइन वर्कर्स, अगर हम रोज जाके किसी से मिलेंगे, हमारा रेपो अच्छा होगा, तो वो हमारी एडवाइस को एक्सेप्ट करने में फैमिली को कम दिक्कत होती है। और रोप इन प्राइवेट सेक्टर, सभी NGOs हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो सब लोग जी जान से लगे हुए हैं और उसको काम को ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए हम लोग को थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना है इस बार। इंटेंसिफाई जरूरी है बात करना कैंपेन, उसको वही फैमिली प्लानिंग के अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। कई बार जरूरत होती है और वो जानती नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, उसको हम घर जाके बात करें, बताएं कि तुम्हें यहाँ पे ये सुविधा मिल सकती है, हिचक के मारी नहीं जा पाती है। और हमारा एक FPNMS पोर्टल है कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे कमोडिटी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शॉर्टेज हो, वो स्टेट पे बैठ के हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। उससे एक क्लिक में देखने को मिल जाता है कि स्टेट पे हमारी कितनी कमोडिटी है, डिवीजन पे कितनी है और डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। तो वो शॉर्टेज भी एक कारण रहा करता था पुराने पिछले दिनों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कमोडिटी भी सारी उपलब्ध। बस अब जन जागरूकता की जरूरत है। थैंक यू रंजना। थैंक यू अल्पना जी, बहुत अच्छे से समझाया क्यों जरूरी है इस पे बात करना। और हम प्रेजेंटेशन से भी देख पा रहे हैं कि जो बेहिचक ले सकते हैं, चाहे वो छाया गोली ही क्यों ना हो, उसके लिए अभी भी मांग उतनी ही है और उसके वो उसका इस्तेमाल अभी भी उतना ही हो रहा है। बाकी चीजों के साथ वो जो हिच एक जुड़ गया है कि कहीं कोविड वाली चीज ना हो जाए, या हम जा नहीं पा रहे या हम आ नहीं पा रहे, और हमारी जो भी आज की परिस्थितियां हैं उसकी वजह से सेवाओं में थोड़ा सा रुकी हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर से हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो वैसे ही चलने लगेगी। मैम ने, अल्पना जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे पास अंतरा के एयरलाइन है और अंतरा का जो इस्तेमाल था या अंतरा की डिमांड थी वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। पिछले साल आप सबने बहुत सहयोग किया था और धीरे धीरे वो रेज हो रही थी। लेकिन जैसे ही स्थितियां थोड़ी सी बदली, उसमें चाहते हुए भी जिन्होंने ले रखा था वो अपने को, इनफैक्ट हम लोगों ने फीडबैक लिया है तो लोगों ने बताया जिन्होंने इंजेक्शन लगा रखा था उन्होंने 3 महीने बहुत अच्छे से अपने बिताए। बट ये है कि दोबारा लगाना इंस्ट्रक्शन और उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें भी रुकावट आई है। तो हमारे साथ डॉक्टर रवि आनंद हैं जो कि प्रदेश की जो अंतरा के एयरलाइन है उसको देखते हैं ये लोग। काउंसलिंग एक बहुत बहुत जरूरी चीज है पूरे प्रोग्राम में और मैम उसी को लीड करती हैं। मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका और आपसे निवेदन करती हूँ कि अंतरा के एयरलाइन के बारे में लोगों को बताएं, जिससे जो अंतरा से जुड़ी थोड़ी बहुत भी अगर लोगों में हिच है उसको हम अपने साथियों के माध्यम से दूर करने की कोशिश कर सकें। डॉक्टर रवि आनंद। Thank you, Ranjana. So, if I can have my slide, please, है ना? Okay. हाँ, तो विश्व गर्भ निरोधन दिवस पर उत्तर प्रदेश में आयोजित आज की इस मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में सम्मिलित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, शुभेच्छा। मैं आयोजकों की भी आभारी हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं परिवार नियोजन संबंधी एक बहुत ही विशिष्ट और इनोवेटिव सेवा
आपको उसके बारे में बता पाऊँ, आप उससे आपको परिचित करवा पाऊँ। तो ये अंतरा केयर लाइन है क्या? ये एक मुफ्त टेलीफोनिक परामर्श देने की सेवा है उन स्त्रियों के लिए जो अनचाहे गर्भ से बचाव हेतु सारे तरीकों में से अंतरा तिमाही गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाना पसंद करती हैं और उसको लगवाती हैं। जब वो लगवा लेती हैं तब उन्हें अंतरा क्लाइंट कहा जाता है और इस इंजेक्शन को उन्हें जब तक वो अनचाहे गर्भ से बचना चाहती हैं 3-3 महीने पर लेना होता है। तो जब वो एक लगवा लेती हैं उसके बाद अंतरा केयर लाइन की सेवा आरंभ होती है जो उन्हें समय समय पर टेलीफोन करके उनका हाल जानती है, यदि उनकी कोई शंकाएं प्रश्न है उनका निवारण करती है, कोई दिक्कत हो रही है तो उसके बारे में तसल्ली देती हैं, उपयुक्त राय देती हैं और अगली इंजेक्शन की तारीख भी याद दिलाती हैं। तो ये आवश्यक क्यों है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखने में ये आया है कि स्त्रियां जो भी कोई तरीका इस्तेमाल करें, यदि उन्हें समय समय पर उनका हाल पूछा जाता है और उनको कोई एक माध्यम है कि हाँ अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं इन्हें बता सकती हूँ निसंकोच, तो वो उसको निश्चिंत होकर, जिनको ये काउंसलिंग सेवा फॉलो अप काउंसलिंग मिलती है, वो निश्चिंत होकर जब तक अनचाहे गर्भ से बचना चाहती हैं तब तक अपना मनपसंद तरीका प्रयोग करती हैं। वरना जैसे कि हम जानते हैं कितना भी पहले से साइड इफेक्ट बताए हों पर जब वो होते हैं तब इंसान घबराता है और गांव में हमारी सब ये महिलाएं बेचारी बहुत सी भ्रांतियों में घिर जाती हैं, उनके मन में बहुत शंकाएं बहुत चिंताएं होने लगती हैं और फिर वो उसको शुरू तो करती हैं बहुत उत्साह से खुशी से, चाहती भी हैं कि अनचाहा गर्भ ना ठहरे, लेकिन फिर वो अगर उनको कोई आगे कोई परामर्श देने वाला ना हो तो वो उसको छोड़ देती हैं और फलस्वरूप अनचाहे गर्भधारण की शिकार हो जाती हैं। जैसे कि अभी हमारे AMD सर ने, हमारी GM साहिबा ने बहुत अच्छे से बताया कि अनचाहा गर्भ से फिर अबॉर्शंस होते हैं जो कि अधिकतर अनसेफ अबॉर्शंस भी होते हैं और इसमें बहुत ही जोखिम है, तो इसको प्रिवेंट करना है। तो अंतरा केयर लाइन से स्त्री संतुष्ट होकर जब तक चाहे उस तरीके को प्रयोग कर सकती है और उसको इसी से कंटिन्यूएशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये, हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड। ये जो अंतरा केयर लाइन की सेवा है ये तभी से दी जा रही है अंतरा प्रयोग करने वाली स्त्रियों को जब से ये मेथड नेशनल फैमिली प्लानिंग बास्केट में आया, प्रोग्राम में आया और उत्तर प्रदेश में भी तभी से ये मुहैया करवाया गया, यानी कि 2017 से। तो ये देखने में आया है कि ये टेली काउंसलिंग टेलीफोन द्वारा स्त्री घर में बैठी है, एक बहुत ही नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है, सेफ एनवायरनमेंट है, उसको बार बार कुछ दिक्कत हो रही है तो निकल कर अस्पताल नहीं जाना। हम जानते हैं स्त्रियों के लिए आजकल तो खैर ये कोरोना की स्थिति है पर वैसे भी हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि हमारे समाज में स्त्रियों को बात बात पे अस्पताल जाना इतना आसान नहीं, और चाहिए तो उसको केवल जरूरत हो केवल तसल्ली की, कुछ सलाह की, कुछ उसकी बात सुनने वाला हो। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जिसमें मेनली उसको साइड इफेक्ट्स के लिए तसल्ली दी जाती है और अगले इंजेक्शन की तारीख याद दिलवाई जाती है, क्योंकि क्लाइंट कार्ड दिया जाता है जिसपे डेट भी लिखी जाती है, अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्र पे दिया जाता है, लेकिन देखने में आया है कि वो फिर भी भूल जाती हैं, तो बताना बहुत जरूरी है। अब जब साइड इफेक्ट्स की बात आई है तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, हम सबको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हर एक परिवार नियोजन विधियों के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि जब वो अपना मेन कार्य यानी गर्भ से बचाव के लिए काम करती हैं तो साथ साथ बदन में कुछ और भी बदलाव आने लगते हैं, तो इनके बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो वो समझती हैं कि ये मुझे माफिक नहीं आ रहा, मुझे कुछ नुकसान कर गया है, जबकि ये केवल कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हार्मलेस हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसी प्रकार अंतरा का भी साइड इफेक्ट है जो कि मुख्य तौर पर मासिक धर्म में बदलाव के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब टेलीफोन से
केयरलाइन द्वारा फोन किया जाता है जिस स्त्री ने अंतरा इंजेक्शन लगाया, उसको जब फोन किया जाता है तो उसका हाल पूछा जाता है। और यदि वो कहती है कि मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है, वो साइड इफेक्ट वर्ड ना बोलकर दीदी मुझे महीनवारी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, पहले जब तक ब्लीडिंग होती है और कई बार फिर ज़्यादातर को आगे जब तक वो इसको प्रयोग करती है महीना आना बंद हो जाता है। तो जब वो घबराती हैं तो उनको सरल भाषा में उनकी बात समझते हुए तसल्ली देते हुए इतना समझाया जाता है कि देखो बीबी, तुम्हें तो ये पहले भी समझाया था कि अंतरा विधि के काम करने का ये तरीका है। देखो तुम अभी गर्भ धारण नहीं करना चाहती, इसीलिए तो तुमने गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाया है, और अब ये जब असर कर रहा है तुम्हें गर्भ से बचाने के लिए, अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए, तो इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि जो साधारणतः प्रजनन काल की स्त्रियों को हर माह माहवारी आती है, इसलिए आती है कि हर माह स्त्री का शरीर गर्भ की तैयारी करता है, और यदि गर्भ नहीं बैठता तो माहवारी के रूप में प्रकट होता है। तो तुम्हारे शरीर में अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद ये हर माह की गर्भ की तैयारी बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें तो अभी गर्भ चाहिए भी नहीं, तो हर महीने गर्भ की तैयारी करके खून फिर बदन से निकले, उससे लाभ भी क्या है। तो जब वो ये समझ जाती है कि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, उसको हाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है कि देखिए जब आप इसको प्रयोग करना बंद करेंगी तब आपको कुछ समय में फिर गर्भधारण भी हो जाएगा, ये तो इसका असर है और इसमें चिंता नहीं करो। वरना उनके मन में किस्म किस्म के डर भ्रांतियां उठती हैं, जो कि भाई हम समझ सकते हैं कि अगर उन्हें नहीं बताया जाएगा वो समझेंगी। हमने इंजेक्शन लगवाया था गर्भ से बचने के लिए, अब हमें महीना नहीं हो रहा, हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, या अब तो बताया जा रहा है प्रेगनेंसी भी नहीं है पर तुम्हें अब महीना नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं है मैं हमेशा के लिए मेरा महीना ही बंद हो गया, समय से पहले मेनोपॉज आ गया। ये सब उनको उनके मन में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। तो ये उनकी बात सुनना, उनको सरल ढंग से समझाना, एक उनके घर के माहौल में जिससे उनके कन्वीनियंट टाइम पे उनको बात करके, ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इस कॉल सेंटर पर 20 से अधिक ट्रेंड बिल्कुल प्रशिक्षित काउंसलर्स जो कि सब महिलाएं काम करती हैं, और वो ये बखूबी जानती हैं कि महिलाओं को फ़ोन करते हुए कैसे उनसे बात करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक उनकी एम्पैथेटिक वे में उनकी बात सुननी है और सरल ढंग से उनको समझाना है, तसल्ली देनी है, और यदि ज़रूरत हो तो उनको अस्पताल भेजना है। तो वो ये बखूबी जानती हैं, और ये कॉल सेंटर पर वो 7 दिन ये फंक्शन करता है, सप्ताह के 8 से 9 बजे, रात के 9 बजे तक, लंबे आवर्स हैं। हाँ, ये 2 शिफ्ट में काम होता है। तो अब स्त्रियां अंतरा केयरलाइन की सेवा लेने में से जुड़ती कैसे हैं, ये समझना भी जरूरी है। ये तभी जुड़ सकती हैं जब वो फर्स्ट डोज लगवा लें और उनका फोन नंबर केयरलाइन पे पहुंच जाए। फोन नंबर पहुंचने के भी 2 माध्यम है। एक माध्यम तो ये है कि जैसे अभी डॉक्टर अल्पना मैडम बता रही थी कि भाई अब तो हेल्थ वेलनेस सेंटर तक ये चला गया, जहां जहां भी अंतरा इंजेक्शन लगता है वहां पर इसका एक पोस्टर लगता है जिसमें केयरलाइन की नंबर भी लिखा होता है, जो कि 1800-103-3044 है। ये टोल फ्री नंबर है, मुफ्त नंबर है। तो इस नंबर पर उनको वहीं पर जो इंजेक्शन लगवाती है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम इस पर फोन कर लो, और फिर तुम चाहोगी तो ये एक फोन की मुफ्त सेवा ले सकती हो। और एक दूसरा माध्यम भी है कि हम लोगों को यूपीटीएसयू से उनके फ़ोन नंबर्स भी मिलते हैं जिन्होंने लगवाया है, क्योंकि जब उनको इंजेक्शन दिया जाता है तो रजिस्टर में उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि देखो तुम्हें फ़ोन आएगा, फिर तुम चाहो तो उस सेवा को ले सकती हो। अब जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको पहले इंजेक्शन से लेके तीसरे इंजेक्शन तक 7 कॉल्स जाती हैं। ये अलग अलग समय पे दी जाती हैं और इनका समय उसके साथ मिलान किया गया है जिस समय साइड इफेक्ट्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और उसको सबसे ज़्यादा तसल्ली भी चाहिए, तो उनको फ़ोन किया जाता है। जैसे कि पहले और दूसरे इंजेक्शन के बीच में ज़्यादा फ़ोन करने की जल्दी जल्दी ज़रूरत होती है, नया नया तरीका है, उसके बदन में असर कर रहा है, चेंजेस आ रहे हैं और वो घबराए ना इसलिए। उसके बाद दूसरे के बाद तीसरे लेने में तक वो बहुत समझ गई होती हैं और अब उनको कम
फोन करने की जरूरत होती है। हाँ, इंटरैक्शन के समय जो आपसी बात हो रही है, इस समय काउंसलर उनके साथ एक रैपो बिल्ड करती है, एक सखी के भांति। हाँ मैं हूँ, निसंकोच मुझे बताओ क्या बात है, और उसको बहुत सम्मान पूर्वक उसके साथ बिहेव किया जाता है, नॉन जजमेंटल वे में। कोई जजमेंट नहीं पास किया जाता, अरे तुम लोग तो मानती नहीं हो, तुम तो ऐसे ही करती हो, तुम तो समझोगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और सरल भाषा, जैसे मैंने पहले कहा, सरल उदाहरण देते हुए उससे बात की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो केयरलाइन की सेवा दी जा रही है, इसको देते हुए केयरलाइन में बहुत एक कुछ मूलभूत सिद्धांत, प्रिंसिपल्स फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली किए जाते हैं। ये सेवा, जैसे कि अभी तक आप जान पाए होंगे, ये अंतरा क्लाइंट ओरिएंटेड है, ये क्लाइंट्स के लिए, और इसमें बीच में फोकस में स्त्री है जिसने अंतरा लगवाया है। उसी को देखते हुए सारी सेवाएं उसी के चारों ओर घूमती हैं, और सिद्धांत भी उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला सिद्धांत है स्वैच्छिक। जब वो फोन करती है और उसको बताया जाता है कि ये क्या सेवा है, तुम्हें समय समय पर फोन आएगा, क्या तुम चाहती हो, तो यदि वो उसको स्वैच्छिक वे में स्वीकार करती है तभी उसको फोन जाएगा, जबरदस्ती नहीं जाएगा। हाँ, जो इसको स्वीकार करती हैं, अब उनको ये आश्वस्त किया जाता है कि देखो, स्त्रियों को जो परिवार नियोजन की बात करते हैं, हम सब जानते हैं बहुत ही अंतरंग बातें होती हैं, इंटीमेट बातें होती हैं, तो उसकी गोपनीयता रखना बहुत जरूरी है, जो कि परिवार नियोजन सेवाएं देते हुए भी बहुत जरूरी है। उसको आश्वस्त किया जाता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता बरकरार रखेंगे, किसी को बताया नहीं जाएगा। ये अंतरा सेवा केवल उस महिला को ही दी जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि घर में कोई और कहे अच्छा मुझे बता दो, उसको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या करना है, क्या समझाना है, नहीं। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार कोई दूसरा पर्सन घर में फोन उठाता है, खासतौर से हस्बैंड्स, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर लोगों के यहाँ मियाँ बीबी में एक फोन है और वो हस्बैंड के पास ज्यादा होता है, तो वो उसका नंबर तभी देती है जब उनको ये मालूम है कि इसमें कोई मेरे हस्बैंड बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं ऑफिस में हूँ या काम पर हूँ, अभी बात नहीं हो सकती। अच्छा प्लीज किस समय उनसे बात हो सकती है बता दीजिए, उस समय बात कर लेंगे। तो उसी से बात होती है, और उससे भी कन्वीनियंट टाइम पूछा जाता है। ये नहीं कि हमारी मर्जी से हम केयरलाइन से, नहीं जी जब वो काम में बिजी हमें तो अभी बात करेंगे, नहीं। हर बार पूछा जाता है कि क्या हमारे लिए बात करने के लिए उचित समय। यदि वो कहती है नहीं तो वो टाइम एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाईटेक सॉफ्टवेयर है, एकदम उसमें नोट हो जाता है कि इसको इतने बजे फोन करना है, तो चाहे शिफ्ट भी बदल गई हो, कोई दूसरा भी अब काउंसलर हो, वो वहीं से उठा के उस बात को उनको फोन करता है। एक और बहुत जरूरी बात है, ये सारी तो फैमिली प्लानिंग यूजर्स है ना, फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स हैं, फैमिली प्लानिंग का एक बहुत बड़ा अधिकार है कि ये स्त्री का अधिकार है, पुरुषों का भी अधिकार है कि वो जो तरीका यूज करना चाहें और जब तक करना चाहें करें, और जब नहीं करना चाहें तो ना करें। तो इस बात को भी, नाम अंतरा केयरलाइन है, अंतरा महिलाओं के लिए जो अंतरा यूज करेंगे, लेकिन उसकी इस अधिकार का बहुत सम्मान किया जाता है। यदि वे उस अंतरा को कितना भी समझाने के बाद यदि वे अंतरा को छोड़कर कोई दूसरा तरीका लेना चाहती है, तो हमारी काउंसलर्स इस पूरी तरीके से सक्षम है कि उसको कहती हैं ठीक है मैं समझती हूँ, लाइए मैं आपको बाकी सारे तरीके बता देती हूँ, उसमें से जो आप चाहें जो उपयुक्त जगह में भेजती भी है। जैसे किसी को IUCD लगवाना है तो अस्पताल जाके लगवा लो। और बहुत सी औरतें इसलिए दूसरा तरीका यूज कर लेती हैं कि भाई अब हमको हर 3 महीने ना लगवा के कोई लंबा साधन चाहिए इत्यादि। एक डेटा सिक्योरिटी, देखिए अंतरा केयरलाइन में बहुत सा डेटा आता है और इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल सेक्रोसेंट है, इसको बहुत ही सीरियसली मेंटेन किया जाता है। और ये डेटा किसी के साथ पर्सन, कोई पूछे किसने फोन किया था, किस दिन क्या बात की थी, उसके कितने बच्चे थे, क्या था, क्या हो रहा था, उसको किसी को नहीं बताया जाता है। और ये केवल हमारे यूपी स्टेट का डेटा है और इसको जनरलाइज करके पेश करते हैं, या जब स्टेट चाहेगा तब पेश किया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इस प्रकार से जब अंतरा केयरलाइन की सेवा दी जाती है तो स्त्रियां इससे जुड़ती हैं, इससे संतुष्ट होती हैं, और जो वो पहले छोड़ देती हैं उसके बजाय वो इसको कंटिन्यू भी करती हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। तो अंतरा केयरलाइन जो है ये महिलाओं के लिए है, और
इसमें अभी तक जो यूपी के जो हमारा डेटा निकल कर आया उसमें ये आया है कि जो स्त्रियां इसमें रजिस्टर्ड हुई, इस सेवा को जिन्होंने लिया, उनमें से आप देखिए जिनको ये सेवा का ऑप्शन दिया जाता है अधिकतर सब इसको मान जाती हैं, क्योंकि इसको ना लेने का कोई ऐसी बात ही नहीं है। 96%, 95% कहती हैं हाँ हमें जरूर दें। हाँ कुछ है 4-5% जो नहीं लेना चाहती, कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है गोपनीयता रखना चाहती हैं, जो भी कारण हो। तो उनमें से जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया उनमें से पहले से दूसरे इंजेक्शन तक 60% औरतें गई। इन 60% में से 70% थर्ड इंजेक्शन तक लगवाया। आप कहेंगे कि 60% तो कोई ज्यादा नहीं है। यहां आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि यदि ये अंतरा केयरलाइन से उनको समय समय पर तसल्ली और रिमाइंडर ना दिए गए होते अगली डोज के लिए, तो ये फिगर हो सकता है केवल 25% होता। क्योंकि देखिए जब उनसे फोन पर भी बात करते हैं तो वो अपना सब बताती हैं, तो हमारे पास ब्यूरो है। अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं अंतरा यूजर से, तो उनमें से केवल 20-25% हैं जो कहती है मुझे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी 75% तो जैसे कि अपेक्षित भी है, उनको तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो लेकिन इस केयरलाइन की माध्यम से रीअश्योरेंस, तसल्ली, सपोर्ट के द्वारा उनमें से देखिए 60% फिर भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि एक बहुत ही सरल और इफेक्टिव तरीका है जो कि स्त्री को घर में बैठे एक नॉन थ्रेटनिंग वे में सखी के रूप में मिलता है। इससे क्लाइंट की जो उसने मेथड यूज किया अंतरा, उससे संतुष्टि बढ़ती है, वो संतुष्ट होती है और एक संतुष्ट क्लाइंट और बहुत से क्लाइंट्स को लाता है। वी ऑल नो कि फैमिली प्लानिंग वर्ड ऑफ माउथ से जाती है, तो एक संतुष्ट क्लाइंट औरों को बताता है और खुद भी कंटिन्यू करता है। तो ये है अंतरा केयरलाइन। एंड फ्रेंड्स, इसको अंत करते हुए मैं ये थोड़ा सा आप लोग को सुनाना चाहती हूँ एक आधे मिनट का ऑडियो, जिसमें कि आप ये सुनेंगे कि कैसे एक महिला को अब दूसरे से तीसरे इंजेक्शन के पास तक ले आए हैं और अब कैसे एक काउंसलर और उसके क्लाइंट के बीच में कैसे बातचीत हो रही है। तो इसका एक जायजा आपको मिल जाए, इसलिए चाहूंगी आप। नमस्ते, मैं अंतरा केयरलाइन से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात उषा जी से हो रही है? जी हाँ, मैं उषा ही बोल रही हूँ। नमस्ते दीदी। आप कैसी हैं उषा जी? मैं ठीक हूँ दीदी। अंतरा लगवाकर शुरू में मैं घबरा गई थी, पहले जैसी माहवारी नहीं हो रही थी, पर दीदी आपके समझा देने से मैं बेफिक्र होकर अंतरा का प्रयोग कर रही हूँ। बहुत अच्छा। अंतरा केयरलाइन इसीलिए है कि हम आपको समय पर जरूरी परामर्श देते रहें और जब तक आप चाहें अपना मनपसंद तरीका प्रयोग करती रहें। उषा जी, अब तीसरी सुई लगवाने का समय हो गया है, आप उसे जल्दी लगवा लेना। अच्छा हुआ दीदी आपने याद दिला दिया, मैं परसों ही जाकर सुई लगवा लूंगी। अभी आपने ये सुना कि कैसे अब क्लाइंट कितनी कॉन्फिडेंट हो गई है और पॉजिटिव हो गई है और बता रही है कि मुझे इससे कितना लाभ मिला, मैं पहले घबराती थी और अब अच्छा है आपने याद दिला दिया का आशय ये है कि वरना हो सकता है मैं भूल जाती। तो ये है अंतरा केयरलाइन, थैंक यू वेरी मच। और इसमें ये जरूर अंत में कहूंगी कि अभी बहुत गुंजाइश है इस सेवा को और अधिक से अधिक स्त्रियों तक पहुंचाने की, क्योंकि जैसे जैसे अब ये नंबर ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए सरकार बहुत प्रयत्नशील है। जगह जगह लिखा भी हुआ है, बताया जा रहा है, गोष्ठियों में बताया जा रहा है और उनको ये समझाया जा रहा है कि जब तुम ये इंजेक्शन लगवा रही हो तो ये मुफ्त सेवा का लाभ उठाओ। और हम आगे के दिनों में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है और हमें काफी यकीन है कि इसमें भी जैसे जैसे अंतरा क्लाइंट में बढ़ोतरी होगी, इसके प्रयोग में, इसके उपयोग में, इसके सपोर्ट लेने वाली स्त्रियां भी आगे बढ़ेंगी। और जब वे अपना मनपसंद तरीका यूज करती रहेंगी, जब तक वो चाहेंगी, अनचाहे गर्भ से बचेंगी, जिसके कि अभी हमने बहुत से दुष्परिणाम और सब सुने अपने AMD सर से और अपनी GM साहिबा से। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर रवि आनंद, बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर अंतरा से संबंधित कोई भी समस्या है तो किस तरह से काउंसलिंग की पूरी सुविधा है, बस हमें रजिस्टर कराने की बहुत जरूरत है उसमें। हमारे साथ दिल्ली से PFI से डॉक्टर पूनम उत्रेजा जी जुड़ी हैं। पूनम जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और पूनम जी हमारे साथ बात करेंगी कि यंग एंड लो पैरिटी कपल हैं, जो युवा दंपत्ति हैं या जिनके एक दो बच्चे हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस को
फेस कर रहे हैं और किस तरह से हम उन तक कम्युनिकेशंस पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उनके साथ हम संचार कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारी स्वास्थ्य की मूलभूत वो है कि माँ बच्चा सेफ रहे, उस तक पहुंच पाए अपने जो उद्देश्य है। डॉक्टर पूर्ण। थैंक यू। मुझे दो बातों के लिए आपको माफी देनी होगी कि मैं देर से आई। आज एक नया बिल पार्लियामेंट में आ रहा है, उस पे एनजीओस चर्चा कर रहे थे और क्या करना उस बिल के बारे में, तो मैं उसमें व्यस्त थी, तो अखिला ने मुझे माफी दे दी कि मैं देर से आ सकती हूँ। दूसरी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी खराब है कि जो पहले दो स्पीकर्स हैं उनकी हिंदी सुन के तो मैं और भी नर्वस हो रही हूँ। तो मैं इंग्लिश में बोलूँ तो किसी को दिक्कत होगी या कोई ऐसे हमारे साथी हैं जो समझ नहीं पाएंगे अगर मैं केवल इंग्लिश में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? आप कहें तो। मैम आप इंग्लिश में बोलिए, मिला जुला के बोलिए तो चलेगा, क्योंकि हमारे साथ सभी तरह के लोग हैं, तो अच्छा रहेगा कि सबको समझ में। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो सीफार और अखिला का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया यूपी, जहां मैं बहुत एंथुजियाज्म से और बहुत दिल से काम करते हैं हम लोग पीएफआई वाले। और यूपी में एक और मजा आता है काम करने का कि वहां पे अब हम देख रहे हैं कुछ बदलाव आ रहा है हेल्थ में, पिछले 15 साल से शुरू हुआ है। तीसरा, जर्नलिस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोक्स पर्सन्स हैं महिलाओं के, हमारे एनजीओस के, और जो विमेन्स इश्यूज में काम करते हैं, तो आप लोग के साथ बात करने में और भी मजा आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर therefore. Let me start by saying, मैं सबसे पहले ये कहना शुरू चाहती हूँ कि मैं फैमिली प्लानिंग पे क्यों काम करती हूँ। मैं फैमिली प्लानिंग पे इतने जोर शोर से क्यों काम करती हूँ? मैं इसलिए काम करती हूँ कि मेरा ये अनुभव है 40 साल डेवलपमेंट और ग्रास रूट और विमेन के साथ काम करते करते। मेरा ये अनुभव है कि अगर आप महिलाओं को एम्पावर करना चाहते हो तो सबसे जरूरी और सबसे कॉन्क्रीट और इम्पोर्टेंट वे टू एम्पावर विमेन इज कि दे शुड हैव एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस। सिर्फ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होना काफी नहीं है। एक पुरुष प्रधान देश में जहां महिलाएं अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, नहीं पाती, तो इवन अगर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास फैमिली प्लानिंग वो एक्सेस कर पाएंगी महिलाएं। दूसरा, हमारे देश में करीबन 20%, करीबन, और यूपी काफी आगे है उस दिशा में, करीबन 20% जो बच्चे पैदा होते हैं वो अनप्लान्ड और अनवांटेड होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कभी भी किसी भी समय अनवांटेड हो। 18% अनवांटेड फर्टिलिटी रेट है यूपी का। एंड इसका मतलब हर 5वां बच्चा, करीब हर 5वां बच्चा को मां नहीं चाहती या फैमिली नहीं चाहती वो पैदा हो। एक तो क्यों नहीं चाहते ये भी देखना है। देखिए, एक समय था जब लोग 6 बच्चे 7 बच्चे आराम से, उससे भी ज्यादा करते थे। अब जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 70 साल पहले, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज नहीं थी, बट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले हमारे देश में शुरू हुआ था, इंडिया में। सर्विसेज के होते भी हमारे यहाँ बहुत से लोग फैमिली प्लानिंग करते ही नहीं थे। एक तो था कि एजुकेशन पे इतना जोर नहीं था। आज जो गरीब लोग हैं और पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और अमीर लोग हैं या
एजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, उन दोनों की एस्पिरेशंस करीब करीब आ रही हैं। और एस्पिरेशंस कैसे करीब आ रही हैं, ये आज जो मीडिया का इम्पैक्ट है और जो रीच है मीडिया की, बहुत पिछड़े हुए इलाकों में भी जो एस्पिरेशंस हैं, इस रीच से गरीब लोग या अनपढ़ लोग देखते हैं कि जो बेटर ऑफ लोग हैं, एक बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चा पैदा करते हैं, उनकी एस्पिरेशन बदल गई हैं। दूसरा, महंगाई इतनी हुई है, इतनी महंगाई हुई है जो कैप्चर नहीं होती है आंकड़ों में। आजकल लोग 2 बच्चे से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस माँ हो बाप पिता हो, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल भेजना चाहते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं ही ऐसी हैं। तीसरा, हमें बहुत जरूरी है फैमिली प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देना, और फैमिली प्लानिंग को always as a journalist you have to watch, because not only women's empowerment but also maternal mortality, child mortality कम होगी जब family planning होगा। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ इसी से होगा, पर इससे बहुत कम होगी। both maternal mortality, child mortality, anemia। हमारे यहाँ यंग लोग बहुत हैं, हमारा पॉपुलेशन मोमेंटम इसलिए रहेगा, खत्म नहीं होगा, कम होगा दर पर रहेगा। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत है, 49 million adolescents and 41 million youth सिर्फ यूपी में ही 211 में थे, which accounts to करीबन 20% पॉपुलेशन यूपी की यंग पॉपुलेशन है, और 18% एडोलेसेंट्स हैं। दीज आर पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। ये अगर 1 या 2 भी बच्चे करें होंगे, पॉपुलेशन आगे जाएगी। पर हम कैसे ये यंग पीपल को हेल्प कर सकते हैं? बाय स्पेसिंग। डॉक्टर रवि आनंद बता रही थी आपको डिम्पा के बारे में। ये डिम्पा 30 साल लगे हमारे को इंडिया में डिम्पा लाने के लिए। बहुत से विमेन्स ग्रुप्स ने इसका अपोज किया। मेरा ये कहना है कि डिम्पा के ऊपर के देखिए, हमारे देश में 16 मिलियन अबॉर्शन हर साल होते हैं, एंड ये एक प्रॉक्सी है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, जिससे 8% विमेन डाई। और जो क्योंकि ज्यादा 75% से ज्यादा महिलाएं अबॉर्शन के लिए बैकडोर अनसेफ एलीज में जाती हैं, तो उनका सिर्फ डेथ नहीं होता, मैटरनल अबॉर्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी नहीं होती, मॉर्बिडिटी जिसको हम मेजर ही नहीं करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फॉर एवरी 1 वुमन हु डाइज देयर आर 20 women जो लिव डाइंग और भी बीमार होती हैं। तीसरा ये है कि फैमिली प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, होते हुए भी क्योंकि यंग गर्ल्स मैरी अर्ली इन यूपी स्पेशली एंड इन मेनी अदर नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, तो हमने ये सोचा कि ये यंग गर्ल्स गेटिंग मैरिड, गॉड फॉरबिड दे गेट मैरिड, दे हैव अर्ली चिल्ड्रन, टू मेनी विद वेरी फ्यू स्पेसिंग। We realized ये सब कुछ देख के हमें लगा कि हमें सोशल नॉर्म्स बदलने होंगे और बिहेवियर चेंज करना होगा। सोशल नॉर्म्स बदलना, ये जो हमारे नेता और हम भी एनजीओज बहुत देर से हम लोग नारे दे रहे हैं। नारे लगाने से केवल लोग का स्वभाव नहीं बदलता, बिहेवियर नहीं बदलता, और नॉर्म्स जब तक नहीं हम क्वेश्चन करेंगे सोशल नॉर्म्स कि अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, अर्ली चाइल्ड नहीं होना चाहिए, महिलाओं को फैमिली प्लानिंग एक्सेस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए, ये सब स्लोगन्स और ब्यूरोक्रेसी से बदलाव केवल नहीं आएगा, चाहे सरकार कितनी भी मेहनत कर ले। तो हमने एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को स्टडी किया और हमने देखा कितना पैसा नॉट जस्ट इंडिया ग्लोबली वेस्ट हुआ है। हमने देखा कि ये स्लोगन्स और पोस्टर से लोग अपना बिहेवियर नहीं बदलते। तो हमने देखा कि एक एंटरटेनमेंट एजुकेशन ऐसा माध्यम है जिसने दिखाया साउथ
अफ्रीका में और बहुत बहुत जगह में लोग अपना सेक्सुअल बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिहेवियर में बहुत बदलाव आया। जैसे ब्राजील में एक सोप, ये जो धारावाहिक होते हैं, मैं ही उससे जुड़ी हुई थी, मैंने फंड किया था जिस संस्था में मैं काम करती थी। तो हमने देखा फर्टिलिटी रेट्स 7 से 4 आ गए 5 साल के अंदर। तो हमने इंडिया में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दूरदर्शन पे, जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है, बट एक विमेन्स एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क से विमेन्स हेल्थ एंड विमेन्स राइट्स, वायलेंस के ऊपर भी इस पे हमने जोर दिया है। मैं इस समय एक क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब आपको समझाऊंगी मेरा क्या मतलब है एंटरटेनमेंट एजुकेशन से, तो आप ये 2 मिनट का क्लिप है, अगर आप देखेंगे तो आप फिर आप समझेंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। तो आप ये क्लिप लगा देंगे, हमने आपको भेजा था। अखिलेश जी, जो वीडियो गांधी जी कहा करते थे अर्जुन कि इस देश की आत्मा इसके गांव में बसती है। Population Foundation of India is using the power of entertainment education to alter and transform deeply entrenched social behaviors. A series that entertains, provides knowledge, expounds ideal behaviors, and challenges deep-rooted regressive practices. Season 1 consisted of 52 episodes, dealt with age at marriage. उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। जबरन उसके साथ शारीरिक Sex selection, child marriage. शादी करके आप उसकी जिंदगी को सूली पर चढ़ाना चाहती हैं? Birth spacing. बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होना बहुत जरूरी है। And quality of healthcare. In season 2, consisting of 79 episodes, Dr. Sneha decides to serve the community and improve their lives. It focuses on nutrition, reproductive health, कॉन्डम के अलावा और भी बहुत सारे उपाय, जैसे कि गोलियां हैं, कॉपर्टी है, mental health, hygiene, and substance abuse. ये नशे का असर है, ड्रग्स का बहुत हैवी डोज है। To get the message across to a large number of people, a 360-degree communication approach was adopted. Celebrities and Bollywood personalities supported the initiative. Perceptions about the ideal gap between two children increased. Women became more confident in accessing family planning services. They were less hesitant in seeking advice from health workers about contraceptives. Fewer women now believed it was okay to be beaten by a husband if the wife went out without informing him. अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना, तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। More women now believed that they can hold leadership positions in local government. The series continues to inspire young women to assert themselves and believe that they are capable of achieving anything. आपने हमारी जबरदस्ती शादी की, हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे। क्या करेगी पढ़ लिख कर? प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। सॉरी, ये थोड़ा लंबा हो गया, मैंने सोचा था छोटा क्लिप होगा। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी सीफा टू शो इट। हाउ मच टाइम डू हैव? मेरे पास कितना समय बचा है? मैम टाइम तो काफी हो गया है, क्योंकि अभी हमें सवाल जवाब लेने हैं हमारे साथ, जो पत्रकार बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो समय तो हो गया है। ओके, तो मैं फिर कुछ ना बोलूं या 1 मिनट 2 मिनट एक मिनट या 2 मिनट, 1 ही मिनट ले लीजिए मैम, उसके बाद सब लोग। ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये दूरदर्शन पे आया था और 3 सीजन्स में इतना बदलाव महिलाओं में आया है, लोगों में आया है।
कि हम लोग चाहते हैं कि करीबन 10 तो हम करें सीजन्स। और सबसे बढ़िया 3 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नाम, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हमें बहुत फिक्र थी कि मर्द नहीं देखेंगे और मर्द को देखने की महिलाओं से भी ज्यादा जरूरत है, पर 48% मेन 52% विमेन वॉच्ड, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इसमें 40% यंग लोग थे, तो हमने सीजन 3 में ज्यादा यंग लोगों पे फोकस किया। और फाइनली आई वांट टू टेल यू, नाउ वी हैव ए डॉक्टर स्नेहा के साथ हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट भी बनाया है, जिसपे यंग पीपल और एनीबडी कैन कॉल, कॉन्फिडेंशियल सवाल जवाब होते हैं वहाँ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। और हमने व्हाट्सएप और हर मीडियम यूज किया है, और हर मीडियम पे हमने पाया है कि लोग ध्यान देते, और हमने इन सब की इवैल्यूएशन करी और इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आपने देखे थे। तो मैं इसको इसके साथ ही बंद करती हूँ, पर बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी है। थैंक यू पूनम जी। और अभी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अगर किसी के कुछ सवाल हैं, हमारे सारे स्पीकर्स हमारे साथ हैं अभी भी, तो आप लोग प्लीज हैंड रेस करिए जिससे मैं अलाउ कर सकूं और आप लोग सवाल अपने जो भी आपकी क्वेरीज है उसको पूछ सकें। शैलवी जी, हेलो। हाँ जी शैलवी जी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शैलवी शारदा जी। जी नमस्ते। मेरा सवाल पूनम जी से ही है। ये कॉन्सेप्ट जो है एंटरटेनमेंट एजुकेशन का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मैम। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग अगर लिखने के विषय में सोचते हैं क्या, और आप थोड़ा सा ब्राजीलियन एक्सपीरियंस और अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस है उसके विषय में बता सकती हैं? जी जरूर। आप रंजना जी, आप कैसे करना चाहेंगी? क्वेश्चन जवाब लेके ज्यादा या एक, आप बताइए। आप बोलिए, मैं नोट कर सकती हूँ। आप, आई एम श्योर बाकी जर्नलिस्ट भी बेनिफिट करेंगे इस प्रकार के सवाल। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने 1 साल लगाया था रिसर्च पे, जब हमें पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक सोल सिटी प्रोग्राम है जो 20 साल से इज रनिंग एंटरटेनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। एक टीचर, एक गायनेकोलॉजिस्ट जो यंग बच्चों के साथ काम करती थी उनमें सेक्सुअल बिहेवियर, क्योंकि HIV एड्स उस समय बहुत फैल रहा था अफ्रीका में, उसने देखा कि बच्चे मर रहे हैं, कोई बिहेवियर चेंज नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के ये प्रोग्राम शुरू किया। और उन्होंने भी जैसे हम इवैल्यूएट करें टेलीविजन पे प्रोग्राम दिखाया, और यंग पीपल सेक्सुअल और बिहेवियर को बदलना इजी नहीं है, यंग क्या किसी भी का सेक्सुअल बिहेवियर। दूसरा, ब्राजील में ये एक एंटरटेनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल चला, जिसमें उन्होंने, जैसे हमने उनको कॉपी किया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने उनसे बात करी, उनके सारे प्रोग्राम्स देखे और देखा कि क्या एस्पेक्ट है जो that brings in men, what are the aspects of the program that people find कि उनकी अपने solutions हैं। ये solutions हम पत्रकार या NGOs अपने बोर्ड रूम में नहीं बना रहे, तो हमने केस स्टडीज करी। जैसे एक लड़की, यंग लड़की, बुंदेलखंड में सब लड़कियों की यंग एज में शादी हो जाती है और वो लड़के कॉलेज जाती है, तो हमने उस पर केस स्टडी करके उसी का कैरेक्टर लेके, ये मीठी जो है, मीठी का कैरेक्टर रियल है, मीठी को हमने एम्पलीफाई किया कैरेक्टर, तो हम रियल लाइफ स्टोरीज लेते हैं, उसमें हम तड़का, एंटरटेनमेंट को मैं तड़का बुलाती हूँ, तड़का ऐड करते हैं। और फिर जब हमारी रिसर्च हुई, वैल्यूएशन, तो लोग कहते हैं कि आपके धारावाहिक में सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम अपने ऑफिस में बैठ के सॉल्यूशन नहीं बनाते, हमने हजारों केस स्टडीज करी, कैसे गर्ल्स आर फाइटिंग नॉट जस्ट एज एट मैरिज, पोस्टपोनमेंट,
कैसे विमेन्स ग्रुप्स ये जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूपी के, हम वहां गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने अध्ययन किया, इधर माइनपुरी में हम गए, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप देख रहे थे ना, जो चल के महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये हमने यूपी से ही उदाहरण लिया था। तो ये जो सब जो हमारी लर्निंग्स हुई इन प्रोग्राम से, और ये प्रोग्राम मैं आपको उनके लिंक्स भेज देती हूँ, अखिला जी की संस्था CFR को, रंजना जी को, और आप इनके बारे में थोड़ा और अध्ययन बस एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा आपसे मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने एक बनाया है हिंदी बेल्ट के लिए है, क्या आपको लगता है इन सब चीजों को क्या लोकलाइज करके और आजकल इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है न्यू मीडिया के साथ, मे बी मेकिंग क्लिप्स ऑफ इट एंड देन पासिंग देम ऑन थ्रू व्हाट्सएप? जी आप हमारी एडवाइजर बन जाइए, क्योंकि जो आपने कहा एकदम सही कहा, हम इसके बारे में सोचते हैं पर हमने किया नहीं है अभी। पर ये हिंदी बेल्ट में मतलब बिकॉज दूरदर्शन को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने इवैल्यूएशन देखी, प्लस उनके पास बहुत अच्छा रिस्पांस आया कम्युनिटी से, तो वो बार बार दिखाते हैं। एक तो ये है, दूसरा उन्होंने 14 रीजनल लैंग्वेजेस में इसको वो किया है। पर ये जो आपने क्लिप्स की बात बताई है, हमने नहीं किया है, और हमने सिर्फ एक क्लिप, हमने एक गाना बनाया है, शायद मैं आपको अगेन CFR के द्वारा भेजूंगी। हमने एक वो आजकल क्या चलता है, यंग पीपल डू वो सिंगिंग स्टाइल जो एक नया आया है, रैप, हमने कॉन्डम रैप बनाया है एक, तो उसको हमने काफी, हाँ कॉन्डम रैप मैं आप लोग को भेजूंगी। मैंने एक्चुअली सोचा था आज आपको कॉन्डम रैप सुनाऊं, बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको CFR के द्वारा भेजूंगी। वो हमने काफी वायरल हुआ था। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमने जो हमारी PFI की जो इस प्रोग्राम में सक्सेस है, आप जैसे लोग हमें सजेशंस देते हैं, हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं क्या व्हाट इज वर्किंग वेल, और हम उसी को लेके आगे जाते हैं, हम औरों से सीखते हैं ये। और दूसरा, पीपल, विमेन ऑफ इंडिया, आई ऑलवेज से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और बिहेवियर चेंज की अच्छा प्रोग्राम बनाइए, तो आपकी सक्सेस सिर्फ अच्छे प्रोग्राम बनने से नहीं होती है, आपकी सक्सेस होती है बिकॉज women in India are ready for a change. Communities in India want fewer children. और बाकी जो यहाँ स्पीकर्स हैं, रवि जी हैं, डॉक्टर रवि हैं, ये सब जानते हैं कि women want to do family planning. It is the supply failure, not the demand failure. Thank you so much for replying my answer, ma'am. Question, ma'am. Thank you so much. Ranjana ji, thank you Shelby. Thank you so much Ranjana ji for coordinating. और कोई किसी का सवाल? एक यश चैट पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं संभवतः। हाँ चैट में, हाँ चैट पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और यशवंत सिंह जी हैं हमारे साथ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यशवंत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अनम्यूटेड नहीं दिख रही। एक और सवाल है, हमारे साथ वान्या जुड़ी हैं। वान्या पूछना चाह रही हैं, मैं ख्याल से ये अल्पना जी से सवाल होगा, क्या ऐसी कोई ऐप बनी है जिससे स्मार्टफोन के जरिए महिलाएं गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जान सके बिना आशा और ANM की मदद के? हाँ, हमारा एक केयर लाइन शुरू होने वाला है, उसकी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगा, जिसमें कि अपने फैमिली प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं और कैट से रिलेटेड भी, अबॉर्शन से रिलेटेड भी। एक कुंजी बनाई कर दिया, आप पूछ भी सकते हैं। NHM का एक ऑलरेडी केयर लाइन चल रहा है। एक कुंजी बनाई थी BBC मीडिया ने, जो पर वो
आशा के द्वारा, आशा दिखाती थी अपनी उस पे फोन पे महिलाओं को। तो ये कुंजी है एक, पर मैं ये कहना, वो केवल फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं थी मैम, उस पे बहुत सारे मतलब बाकी चीजें भी जितने भी थे हमारे सर्विसेज उसके बारे में भी सारी है ना। वान्या का सवाल, वान्या आप पूछ सकती है खुद भी अपना सवाल। जी मैम, हेलो। जी जी बोलिए वान्या, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ मैम, यही पूछ रही थी कि क्या कोई ऐसा ऐप बना है जिससे ये कहा जा सके कि अब स्मार्टफोन मतलब महिलाएं आगे ज्यादा से ज्यादा यूज कर पा रही हैं और स्मार्टफोन के जरिए जो है फैमिली प्रिकॉशन जो है वो ले पा रही हैं, इसके लिए उन्हें आशा और एनएम की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कुछ ऐसा अगर हो कि वो खुद से मतलब खुद आगे आकर के वो चीज ले पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, उसी के लिए मैं बता रही थी कि एनएचएम से हम लोगों की प्लानिंग है कि एक एयरलाइन हमारी शुरू हो, और उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे काफी फ्लैश एंड एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी रिलीज होते रहते हैं। ट्विटर अकाउंट भी शुरू किया गया है। उसके अलावा जैसे अंतरा एयरलाइन चल रही है हमारी ऑलरेडी एप्स के एसोसिएट से, तो वो अंतरा के लिए तो काउंसिल करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अगर फैमिली प्लानिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे ये पता लगा कि वो क्वेरी भी वो शांत करते हैं। और हमारी जो एनएचएम की जो एक एयरलाइन शुरू होने वाली है जल्द ही, उसमें डायरेक्ट क्लाइंट फोन करके पूछ सकता है, उसमें आशा के थ्रू पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने फैमिली प्लानिंग या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वो कंफर्म कर सकता है, बात कर सकता है। उसमें से एक फैमिली प्लानिंग के लिए एक अलग हमारा काउंसलर बैठेगा, वो हमारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्का जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है, ये भी मैं चाहूंगी आप ही जवाब दें। आपसे जानकारी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को क्या घरेलू कार्य करने चाहिए या नहीं? अगर कोई महिला को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल है, तो गर्भवती होना एक फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज है, ना कि कोई बीमारी है। उसको हम बीमार नहीं कहेंगे। तो वो अपने घरेलू काम, चलना फिरना टहलना सब कर सकती है, अनलेस अनटिल उससे कोई एसोसिएटेड कोई इलनेस ना हो, जैसे हाइपरटेंशन है या शुगर या और कोई भी जैसे कि अबॉर्शन के लिए नहीं है। उनके अलावा अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो वो पूरे टाइम काम कर सकती है, बिल्कुल घरेलू काम कर सकती है। एक मेरा सवाल और है। जी वान्या पूछिए। जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था तो फैमिली प्रिकॉशन उतना ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अस्पताल भी बहुत ज्यादा नहीं जा सकी महिलाएं, और आशा भी बहुत ज्यादा घर घर जाकर विजिट नहीं कर सकी, क्योंकि जो है कन्वेंस भी नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर से कुछ बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बर्थ रेट भी बढ़ सकता है। तो क्या इस बारे में अल्पना मैम क्या कहना चाहेंगी? अल्पना जी, आप सुन पाए? वो फ्रीज है, उनका फ्रोजन हो गया। अब कुछ तो कोविड का साइड इफेक्ट, क्या आवाज आ रही है रंजना? जी 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 बोले। हाँ हाँ, तो थोड़ा इफेक्ट तो शायद हमें देखने को मिले, लेकिन हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि हम किसी ना किसी तरीके से फैमिली प्लानिंग जो हमारे मेथड्स हैं, स्पेसिंग मेथड्स हैं, वो डोर टू डोर पहुंचाएं। इवन हमारे क्वारंटाइन सेंटर से जब डिस्चार्ज होके जा रहे थे उस वक्त भी हम उन लोगों को कंडोम्स एंड ओरल पिल्स या छाया या वो सब दे रहे थे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इधर काफी दिए गए हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। लेकिन जितना हम चाहते थे या जितना 100% हमारा कवरेज तो नहीं हो सकता था, क्योंकि लेने वाले भी डर रहे थे। डोर टू डोर इवन हमारे आशा को घर भी नहीं जाने दे रहे थे। उनसे कमोडिटी लेने में भी ऐसी फील्ड से रिपोर्ट्स आई हैं कि वो उनसे भी लेने में लोग बाग डर रहे थे। उनको लगता था कि ये हमें छू के देंगी तो कहीं हमें उसी से ही हमें कोरोना ना हो जाए।
तो ये सब दिक्कतें तो इस बार आई हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो है काफी निगेटिव उसमें गया है। लेकिन अब हम लोग उसको जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, हम लोग और एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, कोई ना कोई प्लानिंग सोचेंगे। और वैसे तो जो यूनिसेफ की रिपोर्ट जैसे मैंने बताया कि उसमें तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 9 मंथ में 2 करोड़ हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी जो कि नहीं चाहते थे बच्चे, वो हो जाएंगे। क्योंकि एक बार कंसीव कर दी तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अब आ गया है तो होने देते हैं, और एबॉर्शन सर्विसेज के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। ये सब दिक्कतें तो इसमें हम लोगों ने काफी देखी है। ओके, थैंक यू मैम। एक और सवाल है कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी आज 99% हॉस्पिटल में ही होती है, जबकि और ऑपरेट करके कुछ गड़बड़ है, कुछ और ऑपरेट करके होती है अधिकांश डिलीवरी, जबकि आज से 30-40 पहले घरों में अनपढ़ दाई भी नॉर्मल डिलीवरी करा देती थी। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव में जब पहले नॉर्मल डिलीवरी दाई करा देती थी तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते थे। उस वक्त मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई हुआ करती थी। इवन इनफैंट बच्चे जो हैं किसी भी तरीके से टेढ़ा बेड़ा खींचतान के करा दिया, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों बहुत हाई थे। लोग बाग डिलीवरी के टाइम पे खत्म हो जाया करती थी। कहा जाता था कि ये लेडी का दूसरा जन्म है। तो जैसे जैसे सुधार आया है, जहाँ जरूरत है तो वहाँ सिजेरियन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो वो ऐसा नहीं है। अप्रोक्सीमेट 15% हमने देखा गया जितनी हमारी डिलीवरीज होती है उसमें 15% जो है वो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज होती है जिसमें सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। तो ये कहना कि उस वक्त होता था तो कंपेयर करेंगे तो उस वक्त मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती थी। तो उसको कम करने के लिए अब लोग बागों के 10 बच्चे होते थे, 3-4 मर गए, 3-4 जिंदा रहे, ये भी बहुत होता था। फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस होते थे। तो उस पे हम लोग जैसे जैसे कंट्रोल पाए हैं तो उसी तरीके से सिजेरियन डिलीवरी, बच्चे और मदर की सेफ्टी के लिए सिजेरियन डिलीवरी भी जरूरी है। अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक बहुत जो स्पेसिंग का मेथड माना जाता है कि जैसे कोई लेडी है जो जिसको मतलब प्रसव हुआ और उसी दौरान उससे वहीं पूछ लिया जाता है कि क्या आप स्पेसिंग करना चाहती हैं, तो PPI-UCD शायद लगा दिया जाता है। तो जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, मैंने जो अभी तक देखा फील्ड में, इसको बहुत ज्यादा डॉक्टर प्रमोट नहीं करते हैं। और आंकड़े जब देखिए तो इतना जबरदस्त आंकड़ा दिखता है। अभी हम लोगों ने जब फैमिली प्लानिंग डे वाले दिन खबरें लिखी तो ऐसा आंकड़ा दिख रहा था जैसे लग रहा है कि इससे बढ़िया कहीं काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या जमीनी सच्चाई क्या है, इस पे कभी इसका रिव्यू किया गया या सिर्फ आंकड़ेबाजी हो रही है? नहीं, हमारा मंथली रिव्यू फैमिली प्लानिंग का होता है और फील्ड में भी जाके हमारा रिव्यू होता है। इधर कोविड के दौरान इधर रिव्यूज हमारे ये 5 महीने तो मतलब ये 5 महीने तो सरकार से लेके हर आदमी उसको कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले की बात अगर हम कर लें, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ना, V2 और अवर 2 क्या है, हम दो हमारे दो। नहीं, मैं बताती हूँ कि ये PPI-UCD लगाने के लिए खाली बताना भी जरूरी नहीं होता है, रिटन कंसेंट भी लेनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पहले तो लोग बात कहते हैं लगवा लेंगे, उसके बाद वो मना कर देती है लेडी या जो भी है। तो विदाउट क्लाइंट के कंसेंट से डॉक्टर जबरदस्ती नहीं लगा सकती है। लेकिन हम लोग PPI-UCD को प्रमोट कर रहे हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारा जैसे लास्ट ईयर डिलीवरी के अगेंस्ट 9% था, इस बार हमारा 10% अचीवमेंट हुआ है। इवन बिकॉज ऑफ कोविड के दौरान भी मतलब हमारा 10% लास्ट ईयर से बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जो चाहता है लगवाना उसको डीमोटिवेट करते हैं हम लोग तो PPI-UCD को प्रमोट करते हैं, क्योंकि 48 घंटे डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में स्टे रहना ही है। और जो डिलीवरी के लिए क्लाइंट हमारे हॉस्पिटल आ रही है तो PPI-UCD को इस दौरान हम लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पे हो रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है। आप तो कर रही हैं प्रमोट, हम लोग भी लिख के प्रमोट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे क्या, जहाँ पर जैसे FRUs हैं आपके,
या जहाँ भी प्रसव हो रहा है वहां पर क्या ग्राउंड लेवल पे हो रहा है? मुझे नहीं लगता। जहाँ जहाँ प्रसव हो, नहीं, इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रसव तो जहाँ हो रहे हैं, उसके अलावा PPIUCD जो है वो हर कोई नहीं लगा सकता है, उसके लिए हमें ट्रेन प्रोवाइडर्स चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ANM डिलीवरी करा रही है और वो ट्रेन नहीं है तो वो भी लगा दे। तो जहाँ प्रसव हो रहे हैं और हमारे ट्रेन प्रोवाइडर से वही ये लग पाएगा। इसके बाद प्रोवाइडर ही ना हो तो वो अपने पास के अस्पताल में ले जाके PPIUCD नहीं, बाद में इंटरवल प्रॉपर्टी लगवा सकती है। ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि PPIUCD लगाना हर किसी को, उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो जहाँ जहाँ हमारे ट्रेन प्रोवाइडर से सब जगह लग रहा है। मेरे ख्याल से मुझे आपके शंका का समाधान ये बेहतर है कि हाँ, कुछ चीजें ट्रेनिंग मांगती हैं जिसमें टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है और जहाँ मिलेंगे वहीं पे करते हैं। एक और सवाल है अल्पना जी कि मीडिया रिपोर्ट्स में प्राइवेसी कितनी होनी चाहिए लाभार्थियों के बारे में, खास तौर से नसबंदी के मामलों में? जैसे मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसने नसबंदी कराई या नहीं कराई, उसका नाम देने के संबंध में पूछ रहे हैं कि प्राइवेसी कितनी होनी चाहिए। नाम तो हम लोग नहीं प्रेफर करते। सही बात है। हालांकि फॉर्म में नाम लिखा, हॉस्पिटल में मरीज भर्ती होता है उसी तरीके से हमारा क्लाइंट भी है, वहाँ पे नाम लिखा जाता है। लेकिन मीडिया में हम लोग नंबर्स बताते हैं, इवन हमारी रिपोर्टिंग भी होती है वो नंबर्स की होती है। हम लोग नाम तो कहीं भी नहीं पब्लिश करते हैं कि नहीं। मैं कैन आई से समथिंग रंजना? डॉक्टर शर्मा एकदम सही कह रहे हैं। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट गिव्स आउट द नाम, but let me tell you, in every village, in India, कौन क्या कर रहा है अपने घर में, उनको स्नीज भी आती है तो पूरे गांव को पता चल जाता है। तो नसबंदी हो चाहे विसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी हो, सारे गांव को पता चल जाता है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है, और मैं डॉक्टर शर्मा के विचार भी जानना चाहूंगी। मेरा तो ये मानना है कि पुरुष नसबंदी इसलिए नहीं कराते हैं कि गॉड फॉरबिड उनकी वाइफ कभी प्रेग्नेंट हो जाए तो उनकी तो नाक कट गई, तो वो इसलिए वन ऑफ द रीजंस दे डोंट डू नसबंदी इज दिस, बिकॉज़ पूरे गांव को पता चल जाता है। और कहीं कुछ गड़बड़ हो और हो जाए प्रेगनेंसी तो फिर मर्द उसको टॉलरेट नहीं करेगा और उसकी नॉवेल सोसाइटी। सो देयरफॉर नसबंदी का ना होने का ही कारण ये है। ट्रू। इसके अलावा मुझे कोई हैंड रेज नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे पास TSU ने कुछ IC मटेरियल डेवलप किया है। अखिलेश जरा आप चला देंगे PPT शालिनी का? 5 मिनट का है एक PPT, चाहूंगी कि सब लोग देखें, जिससे हम लोग WCD को, जैसे हम लोग WPD को प्रमोट करते थे वैसे हम WCD को भी उसी तरीके से देख सकें। अखिलेश आ रही है? हमारा गड़बड़ है। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। आवाज क्यों नहीं आ रही? शालिनी आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। सभी हमारे जो है पत्रकार बंधुओं का जो है बहुत आज के इस डिस्कशन में स्वागत है। तो जैसा आप सभी लोगों से सुने कि हमें फैमिली प्लानिंग पे बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत काम चल रहा है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है और बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट में बता दूं, क्योंकि जैसा भी पूनम जी ने भी कहा कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो NHM ने बहुत काम किया है, एक पूरा सीरीज भी चलाई थी जो जो एंटरटेनमेंट एजुकेशन की बात कही जा रही है, उसके बेस पे अम्मा जी कहती हैं, शायद बहुत सारे हमारे मीडिया के लोगों को मालूम भी होगा, जो पूरा सीरीज थी RMNCHS सेवाओं पर, उसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और हमारे जो गांव और हमारे जो हमसे जुड़े जो लोग होते हैं सेम वही किरदार थे, तो उसका असर होता है।
इसी तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि कोविड-19 की सिचुएशन में हमारा परिवार नियोजन की गाइडलाइन भी चेंज हुई है, क्योंकि अब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को, हमारे सर्विस प्रोवाइडर को फैसिलिटी लेवल पे परिवार नियोजन के या कोई भी RMN-CHA सेवाएं देने के साथ साथ कोविड-19 की भी गाइडलाइन को फॉलो करना है। और इसी क्रम में हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक बहुत अच्छा जरूरी है बात करना करके जो है जो IC मटेरियल डेवलप किया और चलाए, क्योंकि आप देखो सबसे बड़ी क्या है, अब हमें लोगों को कोरोना के संक्रमण का डर ना हो, उस डर को दूर करना है और उसके साथ ही उनको जो हम अपने काम करते हैं परिवार नियोजन, उस पर भी बात करना है। तो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी। पहला कि मनपसंद गर्भ निरोधक साधन लोग चुने, आशा से खुलकर बात करें, और तीसरा बहुत ही जरूरी है जो हर एक लेवल पे है कि हर कोई इस पे बात करे पहले। जैसे अभी बहुत अच्छा डॉक्टर रवि आनंद ने अंतरा केयर लाइन पे जब बात किया, मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे पत्रकार जो भाई बहन हैं उन सबको ये समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है बात करने से। जो लोग कहते हैं ना कि साइड इफेक्ट, ये तो असर ही नहीं कर रहा, ये फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें उसको समझना है। तो ये सारे IC मटेरियल एक रंजना प्लीज रन कर दो जो बनाए गए हैं, ये हम फ्रंटलाइन वर्कर से, ये सभी आप देख सकते हो, आशा के लिए है, फैसिलिटी के लिए है, एक IPC टूल किट है आशा के लिए, जिसमें कि पूरे गर्भावस्था के दौरान उनको कैसे परिवार नियोजन पे बात करना है। जैसे गर्भपात हो जाने के कितने दिन बाद, यानी 12 दिन बाद से गर्भ ठहरने का खतरा हो जाता है, लेकिन अगर लोगों को क्या लगता है कि अभी अभी गर्भपात कराया है तो हमें कुछ भी साधन नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो ये सब बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जिसका बहुत ना जानकारी होने पे, कम्युनिटी अगर एम्पावर नहीं होती है तो उसका हमारे पूरे कार्यक्रम पे असर पड़ता है। तो वो सारी चीजों से रिलेटेड, और आप देखोगे सब में कोविड-19 से जुड़ी हुई गाइडलाइन और वो भी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो हमारा इंटीग्रेटेड है। रंजना आप कर दो, तो ये सारे मटेरियल हैं, आप लोगों से भी शेयर कर लेगा सिफार। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। आप जब लिखते हैं लोगों तक इसको पहुंचाने में, बहुत सारे जो IC मटेरियल है उनका मैंने बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट देखी है जिसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कम्युनिटी एम्पावरमेंट, और कम्युनिटी एम्पावरमेंट बिना आपके सहयोग से संभव नहीं है। जितना खुलकर चर्चा करेंगे सारे लोग परिवार नियोजन पे, वो चाहे हमारा दंपति हो, वो महिला हो, उसके घर के लोग हो, हमारी आशा हो, ANM हो, हमारे सर्विस प्रोवाइडर आप हो, हम हो, हमारे पॉलिसी में बैठे पॉलिसी मेकर्स हो, हमारे लीडर्स हो, हर एक को इस मुद्दे पे बात करना है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स को चेंज करना, जब सब बात करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, एम्पावर करेंगे लोगों को, तभी संभव होगा। नेक्स्ट रंजना इसको रन कर दें प्लीज आप। ये सारा कैसे फैमिली के लिए है, न्यूली मैरिड कपल के लिए है, जो आप लोग देख रहे हो मटेरियल। और सबसे बड़ी बात है कोविड-19 में जो हम लोगों ने सीखा, एक व्हाट्सएप और इन सब चीजों का इस्तेमाल। तो बता दूं, आशा, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे ब्लॉक की जो टीम है, हेल्थ की, हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम, ये सभी लोग व्हाट्सएप और बहुत सारा सोशल मीडिया के माध्यम से सही और संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो बहुत सारे हमारे ऑडियो मैसेज भी इन सारी चीजों पे बने हैं, क्योंकि हमने देखा ऑडियो मैसेज बहुत आसानी से लोग सुन भी ले रहे थे और इसको आगे भी शेयर कर रहे थे। सो वो भी हम लोगों ने बनाया है। नेक्स्ट प्लीज, रन कर दें आप। मैं भी आप लोगों को कुछ भी सुना नहीं रही हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है, लेकिन ये सारे मटेरियल आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी। और हम लोग समापन की तरफ है। अगर किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। रंजना, नहीं है तो शायद रंजना एक सवाल है, आप पढ़ो, चैट बॉक्स में है। अच्छा, पत्नी के 3 ऑपरेशन से पत्नी के 3 ऑपरेशन बच्चे वाले हुए हैं,
उसमें क्या क्या प्रकाशन सुरक्षा की दृष्टि। अल्पना जी, मेरे ख्याल से हमारे साथ शैलेश शरण जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने के 3 ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे सिजेरियन डिलीवरीज हुई हैं, तो उनको किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। अल्पना जी शायद वॉइस क्लियर नहीं है रंजना, तो सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं कह रही हूँ वॉइस नहीं आ रही है। शैलेन जी पूछना चाह रहे हैं कि उनके पत्नी के 3 मतलब बच्चे हुए हैं, तीनों सिजेरियन डिलीवरीज हुई हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए। मतलब ये फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड या वैसे ही इन जनरल ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए? कैसे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि और फैमिली प्लानिंग से जो स्वास्थ्य जब तक स्वास्थ्य, हाँ बिल्कुल। तो 3 सिजेरियन हुए हैं, तो लाइगेशन मेरी ख्याल से 3rd सिजेरियन में अधिकतर हम लोग कर देते हैं, अगर क्लाइंट चाहता है, कंसेंट देता है, तो शायद फैमिली प्लानिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और उसके अलावा जो है खाने पीने के लिए उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो नॉर्मल सब लोग खाते हैं, बस थोड़ा हर्निया बनने के चांसेस होते हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है, भारी काम नहीं करना होता है। बाकी तो नॉर्मल जैसे रहते हैं उसी तरीके से। सिजेरियन के हफ्ते भर के बाद स्टिचेस पूरे हील अप हो जाते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की कोई जरूरत नहीं है। शैलेन जी, मैंने आपको भी अनम्यूट कर रखा है, अगर इसके आगे आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी का अगर कोई सवाल है, किसी के कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से सभी का समय हो गया है काफी, हम लोग ऑलरेडी आधे घंटे ऊपर है। और लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि सब लोग जुड़े हुए हैं अभी तक भी हमारे साथ। नहीं है मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं है, तो अल्पना जी थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और बहुत प्रतीक्षित था, जुलाई से हम लोग करना चाह रहे थे कि संवाद कर ले हम लोग परिवार नियोजन पे, और नहीं हो पा रहा था। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू एम जी सर मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी कोई और मीटिंग होगी, शायद वो चले गए हैं। थैंक यू डॉक्टर रवि आनंद जी, शालिनी, और मेरे ख्याल से हम लोग 1-2 महीने बाद फिर इसी तरह से मिलेंगे, और जो हम सब कोशिश करेंगे मिलके, देखते हैं उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूरी है बात करना, करते रहिए, क्योंकि जब अगर परिवार नियोजन पे बात नहीं करेंगे तो अपने स्वास्थ्य पे बात कैसे कर पाएंगे। थैंक यू रंजना। थैंक यू पूनम जी। Pleasure. Thank you for having me. Thank you, ma'am. Ravi, ma'am. Thank you. Thanks, शालिनी। तो हम लोग इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी की कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे या किसी भी माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, या जैसे भी आप मेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हम लोग कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू अखिलेश, शायद हम लोग बंद कर सकते हैं इस प्रोग्राम। ओके, थैंक यू मैम, करते हैं, मैं स्टॉप कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू ऑल।